हेलो गाइस, वेलकम बैक रावत स्टडी ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके साथ जो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ क्लास 12th की ज्योग्राफी है ये। और गाइस ये सेकंड बुक है, ठीक है। फर्स्ट बुक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं ज्योग्राफी की। तो जो प्लेलिस्ट में मैंने फर्स्ट बुक के सारे वीडियोस जो हैं अपलोड कर रखे हैं, सारे चैप्टर। एंड ये सेकंड बुक के 5th चैप्टर है, ठीक है। 4 चैप्टर तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का चैप्टर, भू संसाधन और कृषि। तो पहले तो इसका मीनिंग जान लेते हैं, ये भू संसाधन है क्या, ठीक है गाइस। तो भू संसाधन का मतलब है यहाँ पे एक रिसोर्सेज है, और भू मतलब है जमीन। तो यहाँ पे भूमि को, जमीन को क्या माना गया है? एक संसाधन माना गया, रिसोर्सेज माना गया। और आपको भी पता है कि अगर पृथ्वी नहीं होगी, जमीन नहीं होगा, तो कुछ भी उत्पादन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो कोई भी चीज़ हमें उत्पादन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मिट्टी वगैरह होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो भू संसाधन है, भूमि है, उसको एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। और इसमें हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गाइस आयशा रावत और आप देख रहे हैं रावत स्टडी ट्यूटोरियल। भू उपयोग वर्गीकरण, भू राजस्व विभाग। अब ये जो भू राजस्व विभाग ये क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ये भू राजस्व विभाग यहाँ पे गाइस आप बोल सकते हैं जो जमीन के बारे में हमारी गवर्नमेंट क्या रखती है, विवरण रखती है कि कौन सी ज़मीन खेती करने लायक है, कौन सी ज़मीन बंजर है, कौन सी ज़मीन गवर्नमेंट के अधीन आती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ज़मीनों का जो उसका वर्गीकरण कर रखा है, बंटवारा कर रखा है। और ये काम करता कौन है? तो इसके लिए जो विभाग बना रखा है उसका नाम है भू राजस्व विभाग, ठीक है। तो ये जो डाटा रखते हैं, अभिलेख जो रखते हैं, ये इसी से संबंधित, जमीन से संबंधित आंकड़े अपने पास रखता है। ये कौन? भू राजस्व विभाग। और इसके क्या होता है, ये बताता है भाई हमें कि भाई कौन से एरिया में काफ़ी टाइम से क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, कम हुए, ज़्यादा हुए, और कैसा एरिया है, पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है। ये भी सारा हमें बताया जाता है किसके अकॉर्डिंग? भू राजस्व विभाग के अकॉर्डिंग। भारत की प्रशासकीय इकाइयों को भौगोलिक क्षेत्र सटीक जानकारी देने की जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग पे। मतलब आपको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो जिसके चलते यहाँ पे आपको हर तरीके की जलवायु, हर तरीके के आपको भूमि मिलेगी। कहीं पे आपको पहाड़ी मिलेगी, कहीं पे आपको रेगिस्तानी मिलेगी, कहीं पे आपको समुद्र के किनारे वाले जो बीच टाइप के इलाके होते हैं वो मिलेंगे। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का जो विवरण रखता है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग रखता है, ठीक है। भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पन्ने के अनुसार रिपोर्ट क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम ज़्यादा हो सकता है। अब ये क्या कर रखा है इन्होंने, मतलब अपने अकॉर्डिंग इन्होंने रिपोर्ट क्षेत्र के अकॉर्डिंग इन्होंने छाप रखी है, जो कि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो भी है इनके अकॉर्डिंग स्थायी है, परमानेंट है। ओके गाइज। हाँ तो गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग क्षेत्र। तो भू राजस्व ने क्या क्या, कैसे कैसे एरिया को बांट रखा, वो देखो। वनों के अधीन क्षेत्र फर्स्ट इन्होंने बांट रखा है। तो सरकार द्वारा वर्गीकृत, सरकार ने जो वन बंटवारे कर रखे उनका सीमांकन, सीमांकन मतलब उनकी जो बॉर्डर है वो इस तरीके से कर रखी है जहाँ पे वन विकसित हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? वन विकसित होके। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको वास्तविक रूप से वन मिले। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गवर्नमेंट ने उसे अपने अधीन वन, जंगल के रूप में उसको बता रखा है। अपने जो रिपोर्ट कागज वगैरह हैं उनमें गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि यहाँ पे क्या है, ये जंगल है। लेकिन जरूरी नहीं है जब आप वहाँ पे देखने जाओ तो जंगल हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एरिया वन को यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक। नेक्स्ट जो है गाइज वो आपको मिलेगा यहाँ पे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। अब इसमें क्या बोल रखा है? इसमें बोल रखा है कि ऐसी एरिया, मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। अब ये भूमि कौन सी हो सकती है? जहाँ पे आपने बस्ती बसा रखी है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे उद्योग स्थापित हो रखे हैं, दुकानें स्थापित हो रखी है, मतलब जो जमीन है वो किसी अदर काम के लिए उपयोग की गई है। तो ऐसी जमीन को हम गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ओके गाइज, नेक्स्ट है थर्ड जमीन, बंजर एवं व्यर्थ भूमि, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि वह भूमि जो भौतिक दृष्टि से, फिजिकली रूप से जिसका कृषि के लिए अयोग्य है। देखो जो ये वाली जमीन है इसमें ऐसा
नहीं है कि कृषि नहीं हो सकती है, बट इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि इसमें कृषि कर ही नहीं जा रही है, बस्तियां बसा रखी हैं। जहाँ पे बस्ती बसी है जरूरी नहीं है वो जो जमीन है वो अनुपजाऊ हो, वो बंजर हो। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये जमीन कैसी है, बंजर है। ठीक है, तो इस जमीन पर आप चाह के भी खेती नहीं कर सकते। यहाँ पे वन, ऊबड़ खाबड़, रेतीली, रेगिस्तानी, पहाड़ी भूमि वगैरह आदि चीजें आती हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई जो यहाँ की मिट्टी है वो किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए अक्षम है। ठीक है, मतलब सक्षम नहीं है वहाँ की जो जमीन है। ठीक है, तो देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ, 3 भाग मैंने यहाँ पे बताए आपको। वनों के अधीन क्षेत्र, ऐसी जमीन जो गवर्नमेंट ने वन बता रखे हैं, आरक्षित कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं कि ये क्या है, जंगल होंगे। अब वहाँ पे पेड़ पौधे हैं कम ज़्यादा कैसे हैं वो मायने नहीं रखता, बस गवर्नमेंट ने उस जगह को क्या कर रखा है, जंगल बता रखा है। नेक्स्ट है आपका गैर कृषि कार्यों पर लगी हुई, ऐसी जमीन जहाँ पे कृषि नहीं की जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कृषि हो नहीं सकती, वहाँ की मिट्टी अनउपजाऊ है इसलिए कृषि नहीं हो सकती, बल्कि कृषि इसलिए नहीं करी जा रही क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो जमीन है ये लोगों को घर बनाने के लिए, दुकानें स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए यहाँ पे दे रखी है। और थर्ड जो ऑप्शन है इसमें बंजर तथा व्यर्थ भूमि बता रखी है, मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे घर और कुछ नहीं बने हुए हैं लेकिन कृषि भी यहाँ पे नहीं की जा सकती क्योंकि ये जो जमीन है वो कृषि योग्य नहीं है, कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, पहाड़ी है, रेगिस्तानी, उबड़ खाबड़ वगैरह की जमीन है। चौथा जो इन्होंने बता रखा है वो बता रखा है स्थायी चरगाह क्षेत्र। इस तरह की ज्यादातर भूमि पे ग्राम पंचायत या सरकार का अधिकार होता है। अब ये वाली जो जमीन होती है, चरगाह का मतलब होता है गाइस जहाँ पे आप अपने जो पशु हैं, जानवर जो भी आपने पाल रखे हैं, पालतू पशु जो भी पाल रखे हैं, उनको आप यहाँ पे चराने के लिए, मतलब उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, आप उनको चरा सकते हैं, तो इसलिए इसको चरगाह क्षेत्र कहा गया। और परमानेंट, स्थायी है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है जो वो खाना बदोश घुमक्कड़ लोग होते हैं जो ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने जो जानवर है या पशु हैं उनको लेके जाते हैं, ये वो वाला नहीं, ये परमानेंट है। आपने अगर अपने जो जानवर, आपने जो पशु घर में पाल रखे हैं उनके लिए आप इस जगह पे जाके उनको घास वगैरह चरा सकते हैं। तो इस तरीके की ज़्यादातर जो ज़मीन होती है वो या तो गांव में देखने को मिलती है, ग्राम पंचायत या सरकार के अधिकार होती है। ठीक है, और इसी ज़मीन पे ऐसा नहीं है किसी एक इंसान का अधिकार होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी यहाँ पे कोई खेत है और इसमें मैंने घास उत्पादन कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ मेरी ही गाय भैंस वगैरह जा सकती है, ऐसा नहीं है। ये जो ज़मीन होगी इस पे गाँव के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, एक गाँव में या जितने भी 4-5 गाँव या एक गाँव का, 2 गाँव का, जितने भी गाँव की ये जो ज़मीन होगी उस पे पूरे गांव वालों का अधिकार होगा। ठीक है, तो इसी को साझा संपत्ति बोला गया। साझा संपत्ति का मतलब है किसी एक का अधिकार ना होकर जितने भी वहाँ पे समुदाय के लोग हैं सभी का उस संपत्ति पे बराबर का अधिकार है, तो ये इस तरीके की संपत्ति है। नेक्स्ट है विविध तरु फसलों और उपवनों के क्षेत्र। ठीक है, इसमें वह जमीन शामिल की गई है जहाँ पे आप उद्यान, फलदार वृक्ष होते हैं, मतलब जैसे आप बागवानी कर रहे हैं, एक तरीके से समझ लो आपने की कोई जमीन है और आप निजी है, वहाँ पे बागवानी करो आप। ठीक है, तो ये आपकी निजी स्वामित्व वाली जमीन होती है इस तरीके से। नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वह भूमि जो पिछली 5 वर्षों या उससे ज़्यादा समय तक उस पर खेती नहीं की गई है, मतलब जो गुजर गए पीछे के 5 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है उस जमीन पे खेती नहीं की गई है, तो उस जमीन को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बोला गया है। तो इस जमीन को हम टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि योग्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है वर्तमान प्रति भूमि, यह वह भूमि होती है जिस पर एक या उससे कम समय, ऊपर वाले में 5 साल था लेकिन जो ये वर्तमान प्रतिभूमि है इसमें या 1 साल या 5 साल, ओ सॉरी 1 या 1 से कम समय के लिए खेती की नहीं की गई हो और यह भूमि उर्वरता बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा कई बार क्या होते हैं, लोग 6 महीने, एक बार फसल 6 महीने का टाइम लगा उसको काटा और फिर उसको छोड़ देते हैं 2-3 महीने के लिए ताकि जो जमीन का उपजाऊपन है वो वापस आ सके। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जब किसी जमीन को 1 साल या उससे कम समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जो प्राकृतिक नेचुरल जो उसका उर्वरकता है, ठीक है, वो वापस आ सके। नेक्स्ट है पुरातन प्रति भूमि, ये क्या है, इस भूमि में 1 से अधिक या 5 साल से कम, ठीक है, 1 से ज़्यादा समय या 5 साल से कम समय के लिए खेती का प्रयोग नहीं किया गया। एक जमीन तो वो थी जिसमें 5 साल तक कोई खेती नहीं की जा गई थी, दूसरी वो थी जिसमें क्या था 1 साल या उससे कम समय के टाइम तक खेती नहीं की गई है। और नेक्स्ट ये थर्ड जो है इसका मतलब ये है 1 साल
और 5 साल के अंदर अंदर खेती ना की गई हो, ठीक है। तो ये पुरातन प्रतिभूमि। नेक्स्ट है निबल बोया क्षेत्र। यह भूमि जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है उसको निबल बोया फसल कहा जाता है, मतलब जमीन कहा जाता है, ठीक है, क्षेत्र। निजी कृषि क्षेत्र में बोया गया कुल फसल क्षेत्र बुआई क्षेत्र कहलाता है। बुआई क्षेत्र जो आपकी जो पर्सनल जमीन है वहाँ पे आपने जो भी फसल का उत्पादन वगैरह हुआ है, बुआई वगैरह की है, वो आपका इसमें आ जाता है। ओके गाइस, तो ये जितने भी मैंने आपको ज़मीन के प्रकार बताए हैं ये मैंने नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिवाइड किए गए हैं। किसने किए? भू राजस्व विभाग के द्वारा ये डिवाइड कर रखे हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया हुआ है आपको। वनों के अधीन क्षेत्र है पहला, ऐसी ज़मीन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसी ज़मीन जिसको गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखा है जंगल के नाम पे, ठीक है। आप वहाँ पे जाके आप अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वहाँ की लकड़ियाँ आप यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ के पेड़ पौधों के आप घास यूज़ नहीं कर सकते, मतलब गाय भैंसों के लिए आप फ्रूट वगैरह जो भी है वहाँ पे उनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अधीन है, रिजर्व कर रखा है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कृषि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। ऐसी जमीन जिस पे कृषि नहीं की गई है बल्कि उद्योग, बस्ती, दुकान वगैरह आदि बसाए गए हैं। नेक्स्ट है बंजर तथा व्यर्थ भूमि। इसमें खेती ही नहीं की जा सकती क्योंकि ये ज़मीन जो है अनुपजाऊ है। नेक्स्ट है स्थायी चरगाह क्षेत्र। ऐसी ज़मीन जहाँ पे परमानेंट एक डिक्लेयर कर रखा है कि भाई यहाँ पे आप अपने भैंस जो भी है, गाय बकरी वगैरह, इनको चरा सकते हो, और इस पे या तो ग्राम पंचायत के या फिर आपकी गवर्नमेंट का अधीन होगा। स्थानीय शासन, आपने पॉलिटिकल में 11th में पढ़ा होगा स्थानीय शासन के बारे में, तो स्थानीय शासन का जो भी मेंबर होगा उसका यहाँ पे क्या होता है, अधिकार होता है। और ये इस ज़मीन पे किसी एक इंसान का पर्सनल किसी का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे गांव वालों का, या जिसके भी अंडर वो ज़मीन आती है उन वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों का उस पर बराबर अधिकार होता है। तो जिन जिन ने अपनी गाय भैंस पाली होती है इस जगह पे जाके वो उनको चरा सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है जो विविध फसल और उपवनों के तहत। ये वाला जो होता है कि अलग अलग फसल आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी कोई ज़मीन है पर्सनल ज़मीन निजी, उस पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है, आप चाहे बागवानी करो चाहे खेती करो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने ये बांटी हुई। नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये समझना जरूरी है। एक ज़मीन है जिसमें आप खेती तो कर सकते हैं लेकिन 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, आप उस पर खेती नहीं हो पाई है, इसलिए इस ज़मीन को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बोला गया। कृषि के योग्य तो है लेकिन ये अभी कृषि वहाँ पे की नहीं जा रही है, 5 साल का टाइम हो गया है, ठीक है, उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बोला गया। नेक्स्ट है वर्तमान प्रतिभूमि। ऐसी ज़मीन, ठीक है, जिसमें 1 साल या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई है, ठीक है, उसको हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं, और यहाँ पे उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। पुरातन प्रतिभूमि ऐसी जमीन जिसमें 5 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा के टाइम से क्या हुआ है, तो 4 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इतने टाइम से यहाँ पे खेती नहीं की गई है, तो उसको पुरातन प्रतिभूमि में बांटा रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड नेक्स्ट है निबल बोया गया क्षेत्र, जो कि वर्तमान में चल रहा है। जो भी फसल आप उगाते हो काटते हो वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और निजी कार्य वर्ष में बोया गया, आपका जो भी ज़मीन है, खेती है, आपने 1 साल में कितना बोया गया फसल है, कुल क्षेत्र है, ठीक है, वो आपका बुआई क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरीके से गाइज ये वाली वीडियो यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, तो आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हो। फिलहाल मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, तब तक आप इसको देख सकते हो। ओके गाइज, आपको मैं खेती का एक चित्र दिखा देती हूँ, जहाँ पे देखिए ये महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे उनको तो ये काम अच्छे से पता होगा, लेकिन जो आपके शहरों में रहते हैं उनको खेती के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इसलिए ये पिक्चर है। तो देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पे महिलाएं मिलजुल कर एक साथ खेती कर रहे हैं, और मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे धान की खेती वगैरह होती है, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए अच्छे से और समझिए, क्योंकि हम अपनी कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में आप भी बुक से पढ़िए और वीडियो की भी हेल्प लीजिए, नोट्स की भी तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप अच्छे से आपकी स्टडी हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।